नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। लगातार पीओके पर हमारा वृहद कवरेज जारी है। न्यूज़ इंडिया आपको पल पल का अपडेट दे रहा है और बता रहा है कि किस तरह इस बार बुलंद हौसले हैं, इरादों में दम है और आज़ादी का परचम लहरा कर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने प्रदर्शनकारी हैं उनकी जुबां पर एक ही बात है, ये जो प्रदर्शन है न रुकने वाला है, न इससे बड़ा प्रदर्शन हुआ है, न इस प्रदर्शन को हम छोड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक का 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार की ओर से मांगों पर कोई ठोस जवाब नहीं आया है। अब 15 जुलाई को रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। जैक का दावा है कि अब बातचीत नहीं बल्कि आर पार की लड़ाई होगी। हम आपको आज बताएंगे कि किस तरीके से इस लड़ाई में वहां की स्थानीय राजनीति, अभी थोड़े दिनों में होने वाले चुनाव, ये सारी चीजें तो केंद्र में हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि बार बार पाकिस्तान की गुलामी क्यों करें। ऐसे में ये बहुत ही निर्णायक होने वाला है। इस आंदोलन को कुचलने के लिए विभत्स से विभत्स तरीके पाकिस्तानी सेना आजमाने की तैयारी कर रही है। अब देखना यह होगा कि इन लोगों का साहस कहां तक काम आता है, ये कब तक अपने साहस को बरकरार रखते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर सियासी भूचाल आने वाला है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तान सरकार के बीच बातचीत पूरी तरह टूट चुकी है। 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार ने 38 मांगों पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया। अब जैक ने ऐलान किया है कि 15 जुलाई से रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक बड़ा लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक ने पाकिस्तान सरकार को खुली चुनौती देते हुए 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। संगठन का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके विरोध में अब बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। जैक ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हजारों लोग 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद की ओर कूच करेंगे। जैक की मांगों में महंगाई से राहत, बेहतर प्रशासन, कानून व्यवस्था में सुधार, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई शामिल है। संगठन का आरोप है कि सरकार बातचीत के बजाय दमन का रास्ता अपना रही है। नेताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को बल प्रयोग से दबाने की कोशिश की जा रही है। जैक नेताओं का दावा है कि महिलाओं और बच्चों तक पर कार्रवाई की गई। उनका आरोप है कि पाकिस्तान की सेना और प्रशासन आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के विरोध में पूरे पीओके में प्रदर्शन तेज करने का फैसला लिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजेके में एक बार फिर विरोध की आग भड़कती नजर आ रही है। जो आंदोलन कभी बिजली के बढ़े हुए बिल, महंगे आटे और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर शुरू हुआ था, अब वह पाकिस्तान की हुकूमत और सेना के खिलाफ बड़े नागरिक विद्रोह का रूप लेता दिखाई दे रहा है। मई 2024 में मुजफ्फराबाद, कोटली और रावलकोट की सड़कों पर हजारों लोग उतरे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि उन्हें सस्ती बिजली, सस्ता आटा और बुनियादी नागरिक अधिकार दिए जाएं। आंदोलन के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच बड़ा टकराव भी हुआ, जिसने पूरे पीओजेके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान सरकार ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक की 38 मांगे मानने का भरोसा दिया। अक्टूबर 2025 में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हुआ, लेकिन आरोप है कि 6 महीने बाद भी उस समझौते को जमीन पर लागू नहीं किया गया। रावलकोट जिला प्रशासन ने 15 जुलाई के लॉन्ग मार्च की घोषणा की पुष्टि की है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि फिलहाल ये केवल घोषणा है और हालात के मुताबिक आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन जैक ने साफ कर दिया है कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। जैक का कहना है कि
जब तक 600 से ज्यादा गिरफ्तार कार्यकर्ताओं और नेताओं को रिहा नहीं किया जाता और उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, आंदोलन जारी रहेगा। बातचीत बंद हो चुकी है, गिरफ्तारियां जारी हैं और दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हैं। ऐसे में 15 जुलाई का लॉन्ग मार्च पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अब ग्रैंड फाइनल एक्शन का ऐलान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि संगठन ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जैक का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने पहले किए गए वादे पूरे नहीं किए और आंदोलन से जुड़े लोगों पर दमनात्मक कार्रवाई की। इसी के विरोध में मुजफ्फराबाद, रावलकोट और अन्य इलाकों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों के बीच रियासत खाली करो और जुल्म बंद करो जैसे नारे सुनाई दे रहे हैं। आंदोलनकारी 600 से ज्यादा गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए एक्टिविस्टों और नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग भी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के लिए सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया गया। 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान सरकार और जैक के बीच टकराव और गहरा गया है। 15 जुलाई को रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया। संगठन का कहना है कि मांगे पूरी होने और गिरफ्तार नेताओं की रिहाई तक आंदोलन नहीं रुकेगा। ऐसे में अब सबकी नजर 15 जुलाई पर है, जब पीओके में यह आंदोलन नए और निर्णायक दौर में प्रवेश कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। न्यूज़ इंडिया पर लगातार हम ये एक विस्तृत कवरेज आपके सामने रख रहे हैं। पिछले कई दिनों से मैं इस विषय पर बात कर रहा हूं और ये बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा ही डिसिसिव मोड़ है, बहुत ही क्रूशियल जंक्चर है। अब इसमें कुछ चीज़ें बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आई हैं। पहला तो ये कि स्थानीय सियासत, वहाँ चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा क्या चुनाव की वजह से ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर आया है, लेकिन पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ साथ में गहरा दबा हुआ दर्द भी निकल कर आया है, क्योंकि दमनकारी नीतियां पाकिस्तानी सेना की बड़े लंबे समय से यहाँ के लोग झेलते चले आ रहे थे। और क्या ही मांग रहे हैं, पहले तो वो अपने लिए गेहूं, उस पर सब्सिडी दी जाए जो बहुत ज़्यादा महंगा है, बिजली मांगते हैं, अपने अस्पतालों में, उनके अस्पतालों में ना मशीनें हैं ना दवाइयाँ हैं, इसकी मांग करते हैं। तो बहुत मूलभूत बातें हैं, आर पार की लड़ाई है। वहाँ पर कई एक्टिविस्ट इसे जश्न आज़ादी का नाम देकर भी सामने आ रहे हैं। इसको थोड़ा और समझते हैं जो नए डेवलपमेंट हुए हैं। इसमें मेरा सहयोग करेंगे कर्नल दिनेश शर्मा, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस पैनल में जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आनंद स्वरूप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व अधिकारी हैं IAF के। निपुण आलम बयान साहब विदेशी मामलों के जानकार हैं, कई बार हमने उनसे बातचीत की है। और सबसे ज़्यादा जानकारियाँ यदि मुझे मिली POK के बारे में, तो उसमें मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सुहेल अहमद साहब का, जो कि POK एक्टिविस्ट हैं। वो एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और सुहेल भाई क्योंकि ज़मीन की हकीकत को जानते हैं, वहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं, तो वो हम तक कई अपडेट पहुँचाते हैं। कुछ शिकायतें भी हैं उनकी भारत से, जो वो लगातार रखते रहें कि भाई कब बचाओगे हमें, अगर हम आपके लोग हैं, आप कहते हो अभिन्न हिस्सा है, तो फिर क्यों छोड़ रखा है हमको, जैसी बहुत सारी बातें हैं। तो शुरुआत करते हैं। कर्नल शर्मा, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। मुझे ये बताएं आपकी इस समय जो स्थितियां हैं, इसके बहुत सारे आकलन पिछले कई दिनों में हमने रखे हैं, लेकिन जब आप आज की परिस्थितियों को देख रहे हैं तो 24-25 में भी इस तरह का आंदोलन हुआ था। ये थोड़ा बड़ा आंदोलन है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या आप मानते हैं कि कुछ डिफरेंट हो रहा है POK में और ये सिर्फ एक सियासी गैदरिंग तक सीमित न होकर उससे आगे की कोई चीज़ है? डॉक्टर साहब, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगता है जब भी आप हमें मौका देते हैं अपने मंच के ऊपर बात रखने का। देखिए साहब, ऐसा है कि जैसा POJK के अंदर इस समय जिस प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये आंदोलन एक प्रकार से जो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक मतलब आंदोलन शुरू हुआ था बेसिक रिक्वायरमेंट से, उसके अंदर एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट था जो कि ये 12 रिजर्व सीटों के बारे में था। अब देखिए साहब, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा अगर आप मुझे इजाज़त दें। देखिए 1967 के अंदर पाकिस्तान ने मीरपुर के इलाके के अंदर एक बांग्ला डैम बनाया, तो उस समय बहुत से लोग जो मीरपुर के थे वो डिस्प्लेस्ड हुए और यूनाइटेड किंगडम ने
ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है इन लोगों को अपने देश के अंदर वीजा दिया और शरण दी। पिछले कितने ही दशकों से ये जो मीरपुर के लोग वहां थे, उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है भारत के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने के लिए, जब भारत द्वारा एक प्रकार का नैरेटिव तैयार किया जाता था कि भारत जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा, तो ये नैरेटिव वो लोग चलाते थे। और मीरपुर के वो जो लोग बाग थे वो बड़ा आगे दमखम के साथ जो है भारत विरोधी सभाएं करते थे और लोगों को बताते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अब वही जो ब्रिटिश के अंदर मीरपुर के सेटलर हैं, वो लोग भी जो हैं इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जाहिर होता है कि इस समय पाकिस्तान की जो दमनकारी नीतियां हैं, उन्होंने अपनी हद क्रॉस कर दी है। देखिए साहब, हम भी पीओजेके को बड़े गौर से देखते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं जब हम भी आर्मी में थे। लेकिन देखिए साहब, ऐसा है कि ऑल ऑफ ए सडन जो है ये इस प्रकार के आंदोलन पिछले 2-3 सालों से जो है उठ के आ रहे हैं। उससे पहले क्या होता था कि लोगों को इस प्रकार से दबाया जाता था। हाँ, पहले जो है इनको गेहूं के ऊपर सब्सिडी थी, लेकिन मेरा ख्याल है IMF ने जो है कुछ बंदिश लगाई हैं, जिस वजह से जो है इनको गेहूं से वो सब्सिडी पाकिस्तान गवर्नमेंट को हटानी पड़ी है। दूसरा जो है बिजली का, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पीओजेके के अंदर इनके 6 हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जो कि बिजली प्रोड्यूस करते हैं। पूरी बिजली जो है वो पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान के से दोबारा वही बिजली जो है जो कि पीओजेके में प्रोड्यूस होती है वो इन लोगों को दी जाती है। इनसे जो है चार्ज किया जाता है, हैवी चार्ज किया जाता है। उसके बाद जो है इन लोगों का जो एक सबसे बड़ा रोष है, जो अभी ये जून से शुरू हुए हैं, एजिटेशन हुए हैं, तो सबसे पहले जो था इनका था कि ये जो 12 रिजर्व सीटें हैं इनको डी रिजर्व किया जाए, क्योंकि ये 12 सीटें वो हो जाती हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3,40,000 के करीब जो है कश्मीरी विस्थापित जो है वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, लेकिन वो एक जगह के ऊपर कंसंट्रेटेड नहीं है, बल्कि अलग अलग जगहों के ऊपर हैं। और जो 2021 के अंदर इलेक्शन हुआ था, तो अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं जितनी भी ये 12 असेंबली सेगमेंट थे उसके अंदर कहीं 1500 वोट पड़े हैं और कहीं 6000 वोट पड़े हैं। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इन 12 सीटों से एंड प्लस कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व कर रखी हैं औरतों के लिए और टेक्नोक्रेट के जरिए। तो उससे क्या हो जाता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है इस पीओजेके की असेंबली को कंट्रोल करती है, अपने लोगों को वहां के ऊपर पावर में बिठाती है। अगर आप इतिहास के अंदर जाएं, जब जब मेन पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी पावर में होती है उसका ही चैप्टर जो है पीओजेके के अंदर होता है। खैर ये बात अलग जाती है। उसके बाद जो है पाकिस्तान क्या एलीट या पाकिस्तान की आर्मी उनसे बातचीत करने के बजाय जो है उनके प्रति जो है कुछ ऐसी डेरोगेटरी स्टेटमेंट देती है। जैसे ये ख्वाजा आसिफ है, उसने कहा कि ये रावलाकोट और मीरपुर के लोग जो हैं ये कश्मीरी नहीं हैं, ये दे आर नॉट कश्मीरी। इसका जो है जो इनके प्रधानमंत्री हैं पीओजेके के मिस्टर फजल राठौर, उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि ख्वाजा आसिफ जो है इसकी माफ़ी मांगे। और ख्वाजा आसिफ वो व्यक्ति जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कहता है कि ना तो मैं माफ़ी आज मांगूंगा और ना कल मांगूंगा माफ़ी। तो आप इस प्रकार से जो है इस आंदोलन के अंदर जो है आप इस प्रकार की इंस्टिगेशन करते हैं। अब बात आ जाती है और क्या हो रहा। अब देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स ने अभी तक जो है तकरीबन 100 के आसपास लोगों को मार दिया, जिसके अंदर गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं। उसके बाद आपने पूरा का पूरा जो है पीओजेके को सीज करके रखा हुआ, जो दवाइयाँ खाने का सामान जो है उनको आप उन ट्रकों को आप एंट्री नहीं करने देते। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इन लोगों के घरों में जाके, सिविलियंस के घरों के अंदर जाके वहाँ पे लूटपाट मचा रहे हैं, औरतों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक प्रकार का रोष जो है वो मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल में, यही पॉइंट कि आगे क्या होगा, मैं चाहता था कि इसको थोड़ा डिटेल में आपसे समझूं। मैं बाकी के पैनलिस्ट को पहले शामिल कर लेता हूं, बट बहुत इंटरेस्टिंग रहा, आपने बड़े सिलसिलेवार तरीके से सारी चीज़ों को समझाया।
और मैं चाहता था कि सोहेल भाई शुरुआत में हमें अपडेट दे देते तो मैं बाकी लोगों के पास जाऊं। उससे पहले सोहेल भाई मुझे बताएं आपकी इस समय के हालात क्या हैं। आपकी अपने साथियों से बात हो रही होगी। पहली चीज़, कल तो मुझे जानकारी ये भी मिली, इसी पैनल पर मिली थी कि वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कुछ केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकती है, यानी वाटर कैनन में कुछ चीज़ें घोल कर वो लोगों पर मारी जा सकती है। इस तरह का भी डर है और इस तरह के इनपुट्स वहाँ पर एक्टिविस्ट को मिल रहे हैं। तो खैर डर तो रहेगा ही, पाकिस्तानी आर्मी सामने है। तो किस तरह की तैयारियां हैं और कैसे लगता है कि लॉन्ग मार्च हो पाएगा, ये पहले मुझे बताएं, फिर इसके सियासी जो पहलू हैं उस पर थोड़ा और डिस्कस करेंगे। अरे प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कर्नल साहब ने जिस तरह से बातें कही, बिल्कुल सच बातें कर रहे हैं कर्नल साहब, क्योंकि ये सच्चाई है। क्योंकि जब भी कर्नल साहब रहते हैं, निपुण सर, क्योंकि इनसे तो मैं ऑलरेडी रह चुका हूं, इनकी बातें बहुत अच्छी रहती है और बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहे हैं, ये कोई पैसे नहीं होता। और सच्ची कहूँ मैं आपको, क्योंकि आपको मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि जो 5 तारीख का प्रोटेस्ट, उसके बाद 9, अगर आप देखेंगे अभी जो 9 तारीख को जो लोग आए थे उसके मतलब ऑलमोस्ट करीबन 15 से 20 हज़ार लोग एक्स्ट्रा थे। और अब जो 15 तारीख को होने जा रहा है, आप मानिए ये बात, ये पूरा रिकॉर्ड तोड़ देगा, इतने लोग उसमें शामिल होने वाले। क्योंकि पाकिस्तान में यही चीज नहीं है, यहाँ पे बहुत बर्बरता हो रही है। आप देखेंगे छोटी छोटी बच्चियां, आप देखेंगे छोटी छोटी बच्चियों को मार रहे हैं वो लोग, मतलब बच्चे छोटे छोटे। उन अगर प्रोटेस्ट नॉर्मल, और यहाँ पे अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो, पीस प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास तो कुछ है नहीं कि हम यहाँ से कुछ गोली मारे, पत्थर मार, तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे, फिर भी आप अपनी आवाम को मार रहे हो। और आप देखेंगे शॉप्स को, मेरे पास मैं कई वीडियोस है, मैं आपको भेज दूंगा आज, कई वीडियोस है मेरे पास। मैं आपको पाकिस्तान आर्मी ने जो यहाँ पे आप देखेंगे जो लोगों को यहाँ पे मारा है, फिर लूट, दुकान कैसे दुकान वाले को पकड़ के मार के उसकी दुकान से सामान निकाला है, वो सारे वीडियोस मैं आपको भेजूंगा। ये हालत है पाकिस्तान की। और अब आप देखेंगे आज तक मतलब चल दिन भर तो यहाँ लोग प्रोटेस्ट ये रहते हैं। अभी यहाँ पे सबसे मुझे तकलीफ कहाँ हो रही है आज इन दिनों में सबसे ज्यादा तकलीफ रात को कहाँ हो रही है, जब दिन भर यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है लोग इसमें, और रात को जब सोने जाते हैं तो जितने यहाँ के पॉलिटिशियन है, आप देखेंगे अपनी वो रैली, इलेक्शन के लिए अपनी रैली चलाते हैं, वो रात भर वो म्यूजिक वो लगा देते हैं, इतनी जोर जोर से बजा के रखते हैं ताकि वो पीओके के यहाँ के जो लोग हैं वो लोग को और तकलीफ दे रहे हैं हम लोग को। यहाँ पे रात भर वो लोग अब बजा रहे आर्मी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पुलिस ही नहीं है, यहाँ पे रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी प्रॉपर है, ये बढ़ा दी गई है। ये लोग जानते हैं कि इलेक्शन ये होने नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का सीधा फंडा इलेक्शन बाइकआउट है हमारी तरफ से, क्योंकि हमारी जो मांग है वो सुनी नहीं जा रही है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। आज सीधा वो बोलते ना, आज एक सवाल दिल से निकल रहा है, क्या कोई है हमारी आवाज सुनने वाला, क्या कोई है इंसानियत की बुनियाद पर हमारी मदद करेगा? जो कोई है, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि जिनसे हमें मतलब सबसे ज्यादा उम्मीद है, वो तो आपको मैंने बहुत बार चैनल पे बोल चुका हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि भारत जो है, इंडिया जो, उसने मतलब कहीं लोग ऐसे मतलब लोगों के तकलीफ हुई है, जहां भारत गई है, भारत ने उनको पूरी मदद की है। हम भारत को ये नहीं कह रहे, यहाँ से मैं नहीं कह रहा हूँ भारत को कि आप जंग कीजिए, हम चाहते हैं जो इंसानी मदद है, जो इंसान को यहाँ खाने पीने की तकलीफ है, जो दवाओं की तकलीफ है, वो मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा उम्मीद भारत से ही है, वो हमें यहाँ मिले। क्योंकि हम बहुत तकलीफ में, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा तकलीफ, और बहुत फोर्सेस बढ़ाई गई है पाकिस्तान की तरफ से, बहुत फोर्सेस और लाई गई है यहाँ पे, जो क्योंकि पूरा स्टॉक सब कुछ स्टॉप कर दिया गया वहाँ। और अगर अभी जैसे, क्योंकि मैं कुछ चीज में ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे 8 तारीख को अभी दुनिया, क्योंकि दुनिया चुप क्यों बैठी है इतना सब कुछ देखने के बाद, पाकिस्तान अगर देखेंगे, हम तो यहाँ रहते, चलो हम तो, हमें तो कहा गया था आप आजाद हो, आजाद मुल्क है हमारा, ठीक है आप आजाद हो, लेकिन आजादी अगर इलेक्शंस भी हो रहे तो हमें वो आजादी के हुकूक कहाँ मिले? आज तक ना मिल रहे, हमारे सर पे फिर भी वही नाच रहे हैं। वहाँ की सरकार है, मैं सोहेल भाई, ये बात तो हमने की है कई बार, लेकिन पूरी बात घूम फिर कर यहाँ आ जाती है कि क्या ये सियासी लामबंदी है, क्या ये लड़ाई थोड़ी सी बड़ी है, जो आप बार बार कह रहे हैं। आपने 9 तारीख का भी कहा था, अभी आपने कहा 15 तारीख, ये जो लॉन्ग मार्च है इसके बारे में हम बता ही रहे हैं। जाहिर तौर पर कोई भी बड़े आंदोलन को, ये जब क्रांति के रूप में आता है, इसको आगे बढ़ाने में थोड़ा समय लगता है। मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि कई सारे सवाल मेरे मन में आ रहे थे, बाकी के जो मेहमान हैं उनको भी शामिल कर लूँ। डॉक्टर स्वरूप, आप मुझे बताएं, सबसे पहले तो आपने सोहेल भाई को भी सुना है, कर्नल साहब को भी सुना है, मैं निपुण जी से भी कई बार इस पर बात कर चुका हूँ, लेकिन एक बहुत ही अहम मसला ये आ रहा है कि क्या ये जो सब कुछ स्टेज हुआ है, ये वहाँ की लोकल राजनीति से प्रेरित वर्तमान चुनाव को देखते हुए ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि वहाँ की अपनी सियासत है, पहले भी होता रहा है, थोड़ा इस बार ज़्यादा देखने को मिल रहा है, या फिर आपको लगता है कि ये इससे एक कदम आगे बात जाएगी और ये लोग जब बीच बीच में, खुलकर कोई नहीं बोल रहा है, देखिए खुलकर कोई नहीं बोल रहा है कि हमें भारत के साथ जाना है, ये बोलते हैं भारत से मदद, सोहेल भाई भी बोलते हैं भारत से मदद चाहिए, लेकिन भारत के साथ जाना है, ये एक बहुत बड़ी बात है।
आपका इस पर क्या मत है? प्रवीण जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब पाकिस्तान के साथ वो उसका अंश बन के रखा हुआ है, आर्टिकल 1 जो है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर वो इसको अपना एक पार्ट नहीं मानते हैं, और जो पीओके है उसकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान असेंबली में नहीं है। पहली, इनको एक अपना अलग प्रेसिडेंट, अलग अपनी गवर्निंग बॉडी, अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, सब कुछ अलग करते हैं। और ये जो हिस्सा है, इसके साथ में देखिए मूलभूत जो उनको रिक्वायरमेंट्स है, जो बेसिक एक आम नुमाइंदे को, एक पब्लिक को चाहिए होती है, वो खाने, आटे के लिए, बिजली के लिए, वो तड़प रहे हैं। वो समकक्ष देखते हैं कि पाकिस्तान में जो नागरिक है वो उनसे बेटर है, और इंडिया के नागरिक तो बहुत ही बेटर है जिस देश से उनसे छीन लिया गया उनको। कैली एक्सटेंशन के बाद में हरी सिंह साहब ने तो इंडिया की तरफ था एक्सटेंशन, बट इन्होंने ट्राइबल्स को भेज करके उसको एक्वायर कर दिया उस लैंड को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अगर इसके फैक्ट्स को देखते हैं, आप देखिए 66% इनके लोग जो है खाली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। 70% जो इनका वाटर है वो पूरा पाकिस्तान यूज करता है। 5000 मेगावाट बिजली हाइड्रो पावर से यहाँ से निकलती है, और इनको खाली 500 मेगावाट की बिजली इसके अंदर मिलती है। गिलगित बाल्टिस्तान वाले लोगों को काफी सब्सिडीज मिलती है, ये खाली ये मांग रहे कि हमें एटलीस्ट उनके समकक्ष तो सब्सिडी दे दी जाए। इनके यहाँ आप देखिए क्या कहते हैं, जो नियोनेटल डेथ रेट है वो पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है करके। फूड इनसिक्योरिटी जो है वो 57% है इनके, जबकि पूरे पाकिस्तान में 19% का। और जो मैटरनल डेथ है वो भी बहुत ज्यादा, 3 गुना है पाकिस्तान के दूसरे। तो जब कोई व्यक्ति या आम नागरिक ये देखता है कि जिस देश के साथ हम खड़े हुए हैं उस देश के अंदर ही ना तो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, दूसरी बात ना हमारे साथ न्याय है, ना हमें समकक्ष उनके अधिकार मिल रहे हैं। उनके पास है, देखिए इनके जेमस्टोन है, वाटर है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, इनके इतने जो खनिज है इनको यहाँ से निकाला जा रहा है। इवन चाइना को इन्होंने यहाँ से अपना उनका कॉरिडोर वो भी किया गया है, मगर इस पर्टिकुलर जो क्षेत्र है इसको डेवलप नहीं हो पा रहा है। इनके यहाँ से खाली इनको कह लीजिए एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, इनका जूस निकाला जा रहा है, वो जूस पूरा पाकिस्तान तक जा रहा है। तो ये जब आम पब्लिक देखती है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए उनको अड़ना पड़ रहा है। अब आप देखिए कितने दिनों से इन्होंने जो है ब्लॉकेट लगा दिया है, अपना आटा, बेसिक चीज आटा इसमें सर्वाइव करना है, उसके लिए भी अगर व्यक्तियों को लड़ना पड़ेगा तो बड़ा दुखदायी बात। और जब कहते हैं ना अति हो जाती है तो फिर ये विकराल रूप धारण करता है। तो इस वजह से कि मूलभूत सुविधाओं को भी अगर ना देना, पब्लिक के अंदर एक रोष पैदा हो रहा है। और जब वो देख रहे हैं कि इस तरफ इंडिया और इस तरफ पाकिस्तान, दोनों तरफ के लोग जो है वो एक तरीके से एक अच्छी जिंदगी, उनसे तो बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, और पाकिस्तान का उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ना होना, इस बात का बड़ा दुख है, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं। प्रवीण जी, निपुण जी, एक जो बात अभी तक की चर्चा में निकल कर आई है, हालांकि पिछले कई दिनों से बातचीत में ये मुद्दे बार बार निकल कर आ रहे हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें एक तो माइनस पाकिस्तानी सेना, हमें आज़ादी चाहिए, दूसरा भारत के लिए अभी इस तरह का कोई जोर नहीं आया है कि हमको भारत के साथ जाना है, या इस तरह का जो हम बार बार बात करते हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाए, वहाँ की जनता एक सुर में बोलने लगे तो भारत के लिए ये एक मजबूती होगी। इस पर मैं बात करूँगा सोहेल भाई से, लेकिन निपुण जी आप मुझे बताएं कि फिर क्यों ना ये कहा जाए कि ये वर्तमान चुनाव को देखते हुए वहाँ की स्थानीय राजनीति से प्रेरित एक आंदोलन दिखाई पड़ता है। हाँ, देखिए आपने बिल्कुल सही बात की है प्रवीण जी, और दोनों बातें इसमें देखने वाली बात है। अभी जैसे मेरे पूर्ववर्ती सबने बोला, तो मैं उसी बात में तो कहूँगा कि एक नाराजगी तो है, और जब हमको ये पता है पाकिस्तान के जो पीओके है कि भाई हमको इनलीगल ऑक्यूपेशन भी किया हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं भारत की तरक्की को देखकर, भारत के पास में जो कश्मीर उसको देखकर ये बात पहले से है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं अगर पाकिस्तान पीओके को देखता हूँ तो वहाँ 2 कैटेगरी में देखता हूँ कि जो एक अभी भी इस्लामिक रूप से अपने आप को ज़्यादा पाकिस्तान से जोड़ते हैं, वो इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल होने में कहीं ना कहीं अपनी कोताही बरतते हैं। लेकिन वाकई में जो अमन पसंद इंसान लोग हैं या अमन पसंद करते हैं, उनका इसमें कहीं ना कहीं झुकाव है कि हमको वाकई में जिस प्रकार का इकोनॉमिकल क्राइसिस, और देखिए एक बात कही जाती है, हम बात करें प्रवीण जी, तो एक बात कही जाती है कि अगर आपके यहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस होगा तो इकोनॉमिकल क्राइसिस, सोशल और फिर पॉलिटिकल, ये तीनों क्राइसिस आपस में मर्ज हो जाते हैं, तो इकोनॉमिकल क्राइसिस से बाकी सारे क्राइसिस बढ़ते हैं। ये बात सही है कि पहले भी वहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट का लेवल है वो काफी बड़ा है, काफी व्यापक है। उसका रीजन ही यही है कि वहाँ पर आपका इकोनॉमिकल क्राइसिस है। लेकिन देखिए चुनाव का समय जब होता है तो तभी एक चीज ये देखी जाती है कि हाँ, इस समय अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं
तो हमारी बात जो है केवल और केवल ये नहीं कि पीओके में दब के रह जाएगी, उसका जो प्रभाव है हो सकता है पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचे। ये भी आप मान कर चलिए कहीं ना कहीं उस प्रोटेस्ट को उस तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है। पर ये भी बात सही है कि जैसे एक जो आपने उदाहरण दिया बांग्लादेश का, मैं मानता हूं कि बांग्लादेश में जैसे मुजीबुर रहमान ने जो करके दिखाया था कि पूरा का पूरा सीट, यानी कि आप सोचिए कि बिल्कुल सरकार बनने की स्थिति थी अवामी लीग की, लेकिन उसको बाद सरकार नहीं दी गई। तो उस तरह का अभी हम यहाँ पर वो चीज नहीं देख पा रहे हैं कि जो मुजीबुर रहमान के साथ इंसिडेंट हुआ या जिस प्रकार का जनाधार तैयार हुआ, उसके बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि बंगाली वो पंजाबी जो पाकिस्तानी वो बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन पीओके को कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ये भी है कि हमको लेकर चलना है। पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि पीओके के विकास को लेकर उतना फोकस नहीं है। उसका रीजन क्या है, खुद पाकिस्तान बदहाली के दौर में चल रहा है, और चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ सब जगह इस प्रकार के इश्यूज हैं। तो पीओके में भी इस तरह के इशू होना, और मैं तो बार बार कहता आया हूँ कि पाकिस्तान जिस बेस पर एक नेशन बना, वो नेशन हमेशा के लिए बना रहे, इस पर भी दिक्कत है। और रही बात भारत की, देखिए भारत ने तो ओपनली बोला है कि इंटरनेशनल जो भी कम्युनिटी है जो पाकिस्तान कर रहा है पीओके के अंदर, उस पर मानवाधिकार पर पूरी दुनिया को ध्यान देना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि दुनिया भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक शॉर्ट कमेंट इस पे करिएगा निपुण जी कि या तो पाकिस्तानी सेना या भारत, इसके अलावा क्या पीओके के पास ऑप्शन, इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? मतलब वो उनकी आजादी के मायने क्या होंगे, या ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं, देखिए मैंने तो पहले भी वह प्रवीण जी कहा था, मैं आज फिर बात को दोहराऊंगा कि हमारे पीओके भाई बैठे हैं, पीओके के भाई बैठे हैं, और हम लोग सुहेल जी वाकई में हमने कभी नहीं सोचा कि पीओके जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। ना तो हमारी गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड, ना ही पूरे भारत का एक एक बच्चा मानता है पीओके अपना है। लेकिन मैं सुझाव ही मेरा ये है कि आप इस प्रोटेस्ट के अलावा पूरे पीओके के लोगों के साइन कराइए, मेल कराइए, लेटर लिखवाइए, हमें भेजिए, हम भिजवाएंगे आपका यूएनओ में। एक बार उस प्रकार का एक जनाधार तो तैयार करें। केवल हम प्रोटेस्ट करेंगे, वो दबा देंगे, वो मारेंगे, पीटेंगे, कुछ लेंगे। आप एक बार लेटर लिखवाना शुरू कीजिए, पत्र लिखवाना शुरू कीजिए, हम लोग भी आपका मुहिम में जुड़ेंगे। आप ट्विटर शुरू कीजिए, तमाम तरह का आज तो बहुत सारे साधन है, इस साधन को तो दबाया भी जा सकता है जो आज आप कर रहे हैं। लेकिन जब हम पत्र आदि का प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी जो भारत भी कोई भी लोकतांत्रिक मूवमेंट भारत चलाता है तो भारत में इन तरीकों को अपनाया जाता है। ये लोकतंत्र में जो आपने तरीका अपनाया, ये सेकंड तरीका है, और वो भी ऐसी सरकार में जो ये आपने बहुत बढ़िया बात कही, 100 की सीधी बात है। मैं कर्नल शर्मा क्योंकि इस पर ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे, लेकिन सोहेल भाई इस पर एक कमेंट आपका जरूर चाहूंगा कि भाई क्या चाहते हैं वो तो स्पष्ट करिए, दिल से बोलिए। भारत से मदद चाहते हैं, भारत के साथ आना चाहते हैं, भारत जैसा विकास चाहते हैं, पाकिस्तान की सेना को धके, क्या चाहते हैं उसको क्लियर करिए, या सिर्फ 12 सीटों का भी मसले तक सीमित है? देखिए प्रवीण जी, मैंने पहले भी ये बात कही है। देखिए हम भी आज, हमें भी पता चल चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ रह के कभी हमारी तरक्की नहीं हो सकती। हमारे जो बच्चे यहाँ के, हमारा जो यूथ है वो जाएगा, वो यहाँ पे गिरफ्तार किए जाएंगे, फिर जेलों में डाले जाएंगे, फिर वहीं पे वो लोग को कहीं ना कहीं भेजा जाएगा। बहुत सारे लोग मिसिंग होते, हर महीने आप देखेंगे यहाँ से लोग मिसिंग होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है। तो अब यहाँ का कोई भी बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो हो गलत राह में जाए, कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा या बच्चा या बेटी वो खौफ में जिए। अब हम चाहते हैं जिंदगी शांति से, सुकून से जीने के लिए, और उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा ऑप्शन जो वो इंडिया है, उससे बड़ा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। और जैसे निपुण जी ने अभी बात कही है कि मैंने वो स्टार्ट किया है, निपुण जी की बात बिल्कुल सही है, मैंने वो स्टार्ट किया है कैंपिंग में बहुत जल्दी आपको, उसके लिए मैंने स्टार्ट किया है वर्क कि मैं लोगों के साइन करा के प्रॉपर यूएनओ में भेजेंगे, और हम इंडिया को भी भेजेंगे। भाई हम ये तो होती रहेगी, मैं मन जानना चाह रहा हूं उनके मन में है ये बात, मतलब वो कहीं मैं बोलते हुए सुनता नहीं उनको। नहीं ऐसा नहीं, शायद आपको पूरी चीजें नहीं आती होगी, मैं आपको कुछ चीजें भेजूंगा। हाँ आप भेजिए, मैं चाहता, मैं बोलने ही वाला था अगली बात कि मुझे कुछ ऐसे वीडियोस भेजिए जहां पर ये मांग उठ रही है। मैं भेजूंगा आपको, काफी सारे वीडियोस मेरे पास है, मैं आपको भेजूंगा जिनमें प्रॉपर लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान को कि हाँ आप आइए, हम आपके साथ आना चाहते हैं। क्योंकि अब हम यहाँ पे बहुत तंग आ चुके हैं, अब हमें नहीं चाहिए पाकिस्तानी सरकार। ये सरकार जो है, ये यहाँ पे पाकिस्तान का जो बैठे ऊपर सरकार में, ये पूरे, मैं आपको कहूँ क्या कहूँ, मैं आपको दुनिया देख रही है। अगर आप जैसे इंडिया के साथ जो कश्मीर का हमारा एक हिस्सा जो
इंडिया के साथ जो कश्मीर का हिस्सा है, आप वहां देखेंगे वहां के जो आतंकवादी थे एक टाइम पे जो वहां पे मारे जा चुके, आज आप 8 जुलाई को अगर देखते हैं यहाँ पे वो लोग का पूरा यहाँ पे एक पूरा मंच सजाया गया था वो लोग के लिए कि 8 जुलाई को आप देखते, मैं आपका वो वीडियो भी भेजूंगा जब वहां पे प्रॉपर उसके बारे में कहा जा रहा है कि आप लोग को भी इसमें शामिल होना चाहिए। मतलब ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे आतंकवाद फैला रहे हैं, हिंदुस्तान या पीओके आतंकवाद यही फैला रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद मुल्क बन चुका है पूरा पाकिस्तान। ये अभी कोई वो कहते हैं हम नहीं आते हो, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद मुल्क है। मैं आपको कहता हूँ बुरहान वानी का 8 जुलाई को यहाँ पे उसकी बरसी मनाई, आप देखेंगे वहां पे इतने सारे लोगों के बीच में वहां पे पूरा भाषण दिया गया, पूरा कहा गया कि भाई आपको ये करना, आपको करना पड़ेगा, बुरहान जैसा बनना पड़ेगा। तो ये क्या है, फिर भी दुनिया चुप बैठी हुई है। कर्नल शर्मा, पता वो आतंकवादी था। जी जी कर्नल शर्मा, ये तो एक ऐसी कहानी है, इस पर हम 1 घंटा अलग से बात कर सकते हैं। आतंक की पैदाइश, वहाँ ज़बरदस्ती जेलों में ठूस दिया जाता है, फिर बोला जाता है छोड़ देंगे, जाके ये एक हमला कराओ, उसके बाद वो जाते हैं। सारी कहानी हमने इसको खूब सुना समझा है, इस पर कभी बात भी करेंगे। लेकिन कर्नल शर्मा, भारतीय सेना ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मूक दर्शक बनी होगी। भारतीय सेना से मेरा मतलब है भारतीय सरकार, क्योंकि हमारी सेना जो है वो पाकिस्तान की सेना की तरह तो है नहीं। हमारी सेना जो है वो जो भी निर्णय होता है उसको इम्प्लीमेंट करती है, और जब होगा निर्णय तब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, क्रियान्वित कर दिया जाएगा। इस समय पर भारत की अप्रोच क्या, अभी कुछ चीज़ों का हम इंतज़ार कर रहे हैं, और यदि कोई एक क्लिक बटन हमको दिखाई देता है तो वो क्या होगा कि हाँ अब मौका है जब तुमको इनिशिएट करना चाहिए? डॉक्टर साहब, थोड़ी सी थोड़ा कड़वा सच मैं भी बोल देता हूं। देखिए साहब, ऐसा है कि जैसे सोहेल साहब जो हैं आज की तारीख के अंदर ये काफ़ी कुछ कह रहे हैं, लेकिन ओपनली इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि पीओजेके की जनता जो है उनकी एक तमन्ना है, इच्छा है, वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। मेरा एक मिनट। दूसरा, मैं कहता हूं कि आज जो है विद ड्यू रिगार्ड्स एंड रेस्पेक्ट टू सोहेल साहब, पूरी इज्जत के साथ मैं आपकी मतलब आपकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे दिल के अंदर भी जो भावनाएं हैं, जिस प्रकार की आवाजें अब पीओजेके के आ रही हैं, तो मेरा भी अधिकार बनता है कि मैं भी अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करूं। अरे साहब, मुझे आप एक चीज बताइए कि आज आप सड़कों के ऊपर आगे 12 सीटें लेके आज आप कह रहे हैं कि हमें भारत की मदद करे। मुझे एक चीज बताइए कि पिछले इतने सालों से आपके बच्चों को जो है, जो आपने अभी कहा कि कोई माँ कोई पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा जो है टेररिस्ट बने या उसकी जिंदगी, इतने सालों से जो है टेररिस्ट कैंप बने हुए थे, आपके लोगों को वो ट्रेन करते थे। उस समय तो आप कोई सड़क के ऊपर नहीं आया। आप कहते हैं जी जैसे मोहम्मद की रैली निकलती हैं वहां पर ये होता है, हर साल निकलती हैं, उस समय तो कोई सड़क के ऊपर नहीं आया, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। 5 फरवरी 2024 को रावलाकोट के अंदर कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया गया, और उस दिन वहां पे हमास का लीडरशिप भी थी, उस दिन तो कोई नहीं आया। तो आज जिस समय मैं आपके साथ सहानुभूति है, आज जिस समय पाकिस्तान की फौज आपको प्रताड़ित कर रही है, तो उस समय आप भारत के बारे में कर रहे थे। यही मीरपुरी जो मैंने शुरू के सेगमेंट में बताई, यही मीरपुरी जो है भारत के विरुद्ध जो है प्रदर्शन करते थे ब्रिटेन में, जहां वो है। खैर, पुरानी बातें छोड़िए, मैंने कहा जरा थोड़ा सा नहीं, ठीक है, ये बात भी सामने आना जरूरी है कि अभी थोड़ा समय पहले ही एक मिजाज अलग था, सोच अलग थी, तो भारत को भी विचार करना पड़ता है फिर कि अचानक से क्या बदलाव आ गया। मुझे एक 30 सेकंड्स और जी जी बिल्कुल। और दूसरा ऐसा है मेरी तरफ से, ये जो सोहेल साहब या हमारे आदरणीय निपुण साहब ने बताया कि चिट्ठी चुट्ठी लिखने के बजाय, अरे साहब आप ऐसा कीजिए, आप एक ग्रुप बनाइए, कश्मीरीज का ग्रुप बनाइए, बलोच का एक ग्रुप बनाइए, सिंध वालों के जो हैं, ये जो बाहर बैठे हुए हैं जितने भी लोग, इन सब का एक कंबाइंड ग्रुप बनाइए, और वर्ल्ड वाइड जो है आप चाहे यूएनओ के सामने जाके बैठ के आप अपना प्रॉब्लम को प्रोजेक्ट कीजिए। अभी तक जो है आपकी आवाज़ जो है वो लिमिटेड है ब्रिटेन तक। ब्रिटेन के एक सांसद ने मेरा ख्याल है कुछ स्टेटमेंट भी दिया। आपको जो है जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां जाके आपको अपनी आवाज़ बुलंद करानी पड़ेगी, और समय आने के ऊपर भारत सरकार जो उचित निर्णय लेगी हम वो करेंगे। हमारा बहुत बड़ा दिल है, हम तो तुर्की जैसे देश के अंदर जिस समय उसके यहाँ पे भूचाल आया तो हमने अपनी इंडियन आर्मी भेजी है, वेंजुला के अंदर भेजी हुई है हमने, हम मदद करने आएंगे, लेकिन हम भी अपना पूरा का पूरा
एनालिसिस करने के बाद जो है वो आएंगे। अब डॉक्टर साहब आपकी लास्ट बात जो है उसका मैं जवाब देना चाहता हूं, डायरेक्टली मैं आपको देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, भारतीय सेना अगर आपको याद होगा तो तकरीबन 7, 8 या 10 महीने या 2 साल पहले हमारे जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, बाद में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एज ए नॉर्दर्न आर्मी कमांडर साफ कहा था कि हम तैयार हैं किसी दिन भी पीओके लेने के लिए, भारत सरकार हमें याद है। अब इससे ज्यादा और क्या स्टेटमेंट या और क्या हमारा रिजॉल्व हो सकता है? भारत सरकार जिस दिन हमें कहेगी कि ये काम करना, उस दिन हमारी जो है डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो अपना काम कर लेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी सुहेल साहब, मन पक्का करना पड़ता है और मदद के लिए भरोसा जीतना भी जरूरी है कि 2 दिन पहले मिजाज कुछ और हो, परेशानी में आज मदद मांगे। मैं बिल्कुल एक में प्रवीण साहब चाहिए मुझे को, जो बिल्कुल कर्नल साहब ने बात कही मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हमारी बहुत सारी गलतियां हुई है आज तक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 2024 में, मैं आज तक कहता हूं ये टाइम तक पिछले जो हमारे से बहुत गलतियां हुई है कि हमने गलत कामों में पाकिस्तान का वक्त पे साथ दिया है, जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार है, जो हमें आज भुगतना पड़ रहा है। तो उसका अब हम वही है कि अब हम आगे वो नहीं दोहराएंगे। अब हमने डिसाइड कर लिया, अब हम नहीं आगे दोहराएंगे, ना हम दोहराने देंगे अब किसी को। हम अपनी जो यहाँ की जमीन है वो हम किसी गंदे काम में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये सुहेल अहमद कह रहे हैं या पीओके की जनता कह रही है? नहीं, पीओके की जनता कह रही है, पीओके की जनता कह रही है। आज मैं आपको कहा पीओके की जनता कह रही है। आप देखते जाइए, मैं अभी जो उसमें कैंपिंग चला रहा हूँ, कुछ दिनों में यही कर्नल साहब रहेंगे, निपुण सर रहेंगे, यही ग्रुप मैं आपको दिखाऊंगा, मैं ये आपको पूरा प्रूव करके दिखाऊंगी, ये पूरी पीओके की जनता कह रही है जी। लेकिन मेरा ये वाला पॉइंट याद रखिए कि आपको प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे सब वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाके। बलूचियों को भी अपने साथ लो, सिंधीज को भी अपने साथ लो और कश्मीर के एक्टिविस्ट भी जाओ। जी साहब। जी, इससे हमें ये जवाब भी मिलता है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी कर्नल साहब ने कहा कि भारतीय सेना तो तैयार है, फिर सरकार क्यों सोच रही है? तो सरकार क्यों सोच रही है, अगर आपने गहनता से इस बातचीत को सुना हो तो आपको वो भी समझ में आएगा कि वो सारे पॉइंट्स आए हैं। डॉक्टर स्वरूप, ये मुझे थोड़ा सा बताएं आप कि इस समय पर जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो स्पष्ट तौर पर इस ओर संकेत कर रही हैं कि पीओजे अब पूरी तरह से इस मूड में है कि अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अब इस जकड़न से हमको निकलना है। लॉन्ग मार्च भी निकाला जा रहा है। वहां की जनता को कैसे भरमाया गया है, ये तो पहले भी हमने देखा है, खूब भरमाया गया है। दोबारा कोई नहीं भरमा रहा है इलेक्शन को लेकर, ये कैसे तय होगा? क्या इसका कोई टच स्टोन हो सकता है? देखिए प्रवीण जी, ये जो पीओके में जो चल रही है, चल रही है, बेसिक मूलभूत भी अगर किसी व्यक्ति को खाने का सामान नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, तो वहां से शुरू। जैसे कर्नल शर्मा सर ने भी बताया कि देखिए लॉयल्टीज तो अभी टेस्ट होगी, लॉयल्टीज तो टेस्ट होने का भी टाइम आ रहा है। और सोहेल जी ने भी बोला है कि हम अब पूरी तरीके से हम साथ में हैं, पुरानी गलतियां हमने करी है, तो उनको एहसास हो रहा है। भारत देखिए ऐसा है प्रवीण जी, एक ऐसे आम के पेड़ के जैसे जो आम के पेड़ों से लदा आम लग चुके हैं, तो हर कोई चाहता है कि इसको खाना। देखिए अब बांग्लादेश है, हमने उनके काफी रेजिडेंट्स को यहाँ से निकालना शुरू किया है, SIR प्रोसेस चल रहा है। तो इन सब चीजों को साथ में रखते हुए हमें मानना पड़ेगा कि हम ऐसे ही इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल रेफरेंडम जब तक इसके ऊपर नहीं बनेगा, इंटरनेशनल ओपिनियन नहीं बनेगा। जैसे शर्मा साहब ने बोला कि भाई इनको अपना रिप्रेजेंटेशन लेकर के जाना पड़ेगा, वेस्टर्न पावर्स के पास में जाना पड़ेगा, यूरोपियन कंट्रीज के पास जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल ओपिनियन जब बनेगा तब हो सकता है कि इनके हालात को देखते हुए, और लैंड हमारी हमने पहले क्लियर कर रखा है कि ये जो पूरा एरिया है ये इंडिया का ही है। जैसे प्रीवियस आर्मी चीफ ने वो भी दिया था कि तो हम इसको कभी भी चाहेंगे तो एक्सेस कर सकते हैं और हम इसको लेके दे दें। राजनाथ सिंह साहब के भी इसके ऊपर कई बयान आ चुके हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ की जब तक जो आम पब्लिक है ये पूरी सिंसियरली आवाजें उठाएगी नहीं, पहली लोकली, दूसरा इंटरनेशनली, तब तक इंडिया का इंटरवेंशन एक तरीके से कह लीजिए गलत हो जाएगा। दूसरी बात ये कि फूड सिक्योरिटी भी इनके यहाँ नहीं है, 57% का फूड इनसिक्योरिटी है। आप इंडिया में देखिए फूड सिक्योरिटी, इवन कोरोना के टाइम में भी 80 करोड़ तक के लोगों को खाना दिया गया था, और इनके माउंटेनियस रीजन जो है उसके अंदर तो 90% तक की फूड इनसिक्योरिटी। तो जब मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी तो इनके यहाँ ये जो अपना प्रोटेस्ट निकल करके आ रहा है ये बेसिक चीजों से आ रहा है। रही बात अगर ये वहीं पे सेटिस्फेक्शन इनको मिल जाती है
तो ये हो सकता है उनके साथ कंटिन्यू करें। मगर अब भी ये रियलाइज हो गया है ऑल ओवर पूरे की पूरी पीओजे को। आप देखिए कि इनकी जो पुलिस है वो भी पाकिस्तानी रेंजर्स और अपना आईएसआई का साथ नहीं दे रही। हाँ, शर्मा सर ने जैसे बताया कि भाई इनकी कम से कम लॉयल्टीज के ऊपर जो इनके कैंप्स चलते थे, टेररिस्ट कैंप्स चलते थे, उनकी डिटेल्स क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे जब ये डालेंगे तो इनकी सिंसियरिटी और प्रूव हो जाएगी। तो इंडिया की जो पूरी बातें यहाँ पे कैंप चलते हैं, रिकॉर्ड चलते हैं, उनकी लोकेशन दिए जिनको हमने काफी हद तक डिस्ट्रॉय भी कर दिया, तो वैलिडेशन भी इंटरनेशनली हो जाएगी। तो उससे इनकी इंटेंशन इंडिया के प्रति साफ हो जाएगी, ये इनकी लॉयल्टी इंडिया की तरफ आ रही है। और जब आएगी ये लॉयल्टी ऐसी और इंटरनेशनल ओपिनियन बनेगा, साथ में इनके सिंधीज, बलोची, इवन पठान उनको भी साथ में लेकर के ये सब चलेंगे साथ में, तो इनका एक रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ चलने के लिए कई ग्रुप्स हो जाएंगे। आइसोलेशन पे अगर अपना करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ ज्यादा मिल पाएगा, इसके अंदर फायदा हो पाएगा। डॉक्टर स्वरूप, ये कार्यक्रम इस पर बात करते करते मतलब मुझे अच्छे से याद है कि शुरुआती 2-3 एपिसोड जब हुए, अभी तो काफ़ी सारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन तब तो ऐसा लगा कि जश्न आज़ादी पीओके की जनता भारत के साथ आना चाहती, लेकिन करते करते समझ में आया ये निपुण भाई कि ये मामला इतना सीधा सीधा नहीं है जैसा दिखाई देता है, और इतनी आसान राह भी नहीं है। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या पीओजेके की जनता की मांगे हैं, क्या सुहेल भाई कह रहे हैं, कौन सा वहाँ मूवमेंट चलेगा, ये सब एक तरफ रखा जाए, भारत का अपना एक एजेंडा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से आप वर्तमान परिस्थितियों को भारत के नज़र से कैसे देखा जा रहा होगा भारत सरकार की तरफ से? देखिए प्रवीण जी, मैं कहूँगा जब हमने बांग्लादेश के मामले में यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के मामले में इंटरफेरेंस किया था, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, और वो ग्राउंड था यूएन के चार्टर का आर्टिकल 51 कि ह्यूमन राइट्स के वायलेंस हो रहे हैं, और करीब 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेश के लोग हमारे यहाँ पर आ चुके थे। तो उस स्थिति में, और जिस प्रकार का एयरसिटी वहाँ पाकिस्तान ने की थी, कर्नल टीका खान ने, जो मीटर ऑफ बंगाल जिसको कहा गया, उसमें जाकर जिस प्रकार से 3-4 लाख महिलाओं के साथ में बदतमीजी की, जिसको बाद में बांग्लादेश की सरकार ने यूएन में बकायदा डॉक्यूमेंट भी दिए, कितने लोगों का, कितने लाखों लोग वहाँ मारे गए। तो भारत के पास तो एक बहुत अच्छा ग्राउंड था, उस ग्राउंड के ऊपर गए। दूसरा भाई, आप तो प्रवीण जी जानती है कि भारत ने हमेशा इंटरनेशनल नॉर्म्स का रेस्पेक्ट किया, इसीलिए यूएन के द्वारा कई बार कहा भी गया कि भारत जो है रेस्पॉन्सिबल कंट्री है। तो अभी जो पीओके की स्थिति है, जैसे मैंने कहा, सुहेल भाई को भी कहा, अभी हमारे दिनेश शर्मा सर ने कहा, बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने बताई बात। मैं वही कहूंगा, ये प्रोटेस्ट एक सेमी आर्मी रूल में हो रहा है, उनके लिए प्रोटेस्ट को दबाना। और जो आज पाकिस्तान की स्थिति अमेरिका के नजर में है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक ईरान का मसला पूरा सॉर्ट आउट नहीं होगा तो अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष देगा ही देगा। तो ऐसे में हमारा वही रोल है कि हम देखें, मैं हालांकि दिनेश शर्मा जी के रिगार्ड बहुत करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ उनसे मिलता है, लेकिन बात यह है कि आप प्रोटेस्ट करें यूएन में जाके, अलग अलग कंट्री में जाके, वो ठीक है। आप भारत को चिट्ठी लिखवाना शुरू कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री को लिखवाना शुरू कीजिए, आप 10 तरह की चीजें शुरू कर सकते हैं। इतनी जनता आपके पास, वहाँ पे हजारों लोग होंगे, 50,000 लोग भी आपके पास में, 50,000 को कहो, पेपर लिखो, अपने फोन से फोटो खींचो, मेल करो, 10 तरह के तरीके हैं। कल को हमारे पास कुछ हो तो सही कि पीओके, वो तो इन्होंने कहा ही है कि कर रहे हैं, ये इस पे प्रयास कर रहे हैं, वो तो इन्होंने बोला है। हाँ, अब स्टार्ट किया है, तो वो चीजें क्या है, और हम लोग को दो। मैं तो कहता हूँ आप हमें जो हम लोग करेंगे पीपल टू पीपल, तो हम भी कर सकते हैं। मैं तो मान ही रहा हूँ, मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हर भारत का नागरिक पीओके के नागरिक को भारत का नागरिक मानता है। जो आपका दर्द है वो हमारा दर्द है, आप भेजिए, हम भी आपके बारे को बुलंद करेंगे, प्रोटेस्ट स्टार्ट कीजिए। मैं आपकी इसी बात पे बताऊं, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली है, मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। यही जो हमारा प्रोग्राम है, ये मैं लगातार कर रहा हूं, इसकी वजह क्या है, मुझ पर भी एक दबाव आता है कि दर्शक बहुत बड़ी तादाद में देख रहे हैं इसको, इंटरनेट पे भी बड़ी तादाद में देख रहे हैं, पीओजेके में भी बहुत बड़ी तादाद में देखा जा रहा है। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये वो समझ में आती है कि उनके कमेंट्स आते हैं, वो बताते हैं, वो अपने मुद्दे बताते हैं, और इसका बड़ा असर पड़ रहा है। ये जो आप लोग बातें कर रहे हैं ना, ये बात ऐसा नहीं कि हम लोग 5 लोगों ने बात कर ली और भारत में कुछ दर्शकों ने देख लिया, वहां पर इस समय जो कुछ चल रहा है उस पर भी इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। और इसके प्रूफ है, अभी न्यूज इंडिया के अगर आप चले जाएं पेज पर तो आपको समझ में आ जाएगा इस समय लाइव भी कितने लोग देख रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो इसके लिए आपको साधुवाद भी दूंगा, आपकी पूरी टीम को, कि आप ऐसे चूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कितनी गरिमापूर्ण तरीके से हमारी टॉक्स हो रही है, ऑन द फैक्ट्स हो रही है, और हम समाधान की ओर बात कर रहे हैं।
हम ये बात नहीं कर रहे कि जो पहले हुआ ठीक है, हमने कहा कि जो जो हुआ ठीक है। तो जब भी हम मान लेते हैं, जब जागो तब सवेरा, हमारे भाई हैं, कल गए ना, सुबह को भूले शाम को घर आना चाहते हैं, हम वेलकम करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ भारत तो वैसे ही वेलकम करेगा, क्योंकि वो हिस्सा हमारा है, इसमें सोचना ही नहीं है। हमारी पार्लियामेंट ने 94 में रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा था पीओके एक्साइज चीन पूरा खंड कश्मीर हमारा है। तो हम तो उस स्टैंड को ले रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ पीओके की आवाज में हम सबकी, दिनेश शर्मा जी हो, हमारे जो अधिकारी हैं वो हो, आप हो, पूरा चैनल, पूरा भारत इस आवाज को उठा रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा थोड़ा सा इस वॉइस को, एक इंटरनेट की दुनिया है, आज यही आपका चैनल चल रहा है, वीडियो चल रहा है, यूट्यूब प्राइवेट लेवल है, सोहेल भाई से कहूंगा सबके फोन में भेज दो। आपने बनाए ग्रुप, वो प्रचार करें, भेजें। हमने जो आइडियाज दिए वो आइडियाज हमको शुरू करें। आपका नंबर है, हमारे नंबर है, भेजें, हम लोग भेजेंगे। नहीं चलिए, ये बढ़िया बात है ना, ये पॉइंट सही है। अब यही करते हैं। चलिए कर्नल शर्मा, आप बताएं मुझे, क्या आप अभी अगर आपको सुन रही है पीओके की जनता, क्या बोलेंगे आप उनसे? हम बोलेंगे, हम पीओके को जनता को बोलेंगे अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक, आई रिपीट, शांतिपूर्वक जो है अपना प्रोटेस्ट करें, और उसके बाद जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है अपनी बात को पहुंचाएं। ये हमारे भाई हैं, सुहेल हैं, और जहाँ बाकी आते हैं डॉक्टर मिर्जा, या बाकी जो इतने जोशीले लोग हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी बात पढ़ाएं। बाकी हमारी तरफ से तो हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी। समय आने के ऊपर, जैसे हमारे आदरणीय विदेश मामलों के जानकार साहब ने बताया था, 71 के अंदर सिचुएशन अलग थी। उसके बाद उस समय हमारे ऊपर एक प्रकार से इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दी हुई थी। बांग्लादेश से जो लोग बाग हमारी तरफ आ रहे थे, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर लिया। लेकिन इस समय पहली बात यह है सुहेल भाई कि आपकी जो है 33 लाख लोग जो हैं, 33 लाख लोग, मेरा ख्याल है 33 लाख ही हैं, उन लोगों के दिलों में से भी तो एक आवाज़ आनी चाहिए कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, या सिर्फ ये जो 27 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं उन्हीं का कुछ मामला है। तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएं, उसके बाद हमारी शुभकामनाएं हैं जी आपको। जी सुहेल भाई, ये आपको कुछ थ्रेट्स वगैरह आ रहे हैं क्या? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन विषयों पर बोल रहे हैं। और जो मिर्ज़ा साहब की बात करी, मिर्ज़ा साहब कल थे मेरे साथ, तो वो कह रहे थे नहीं नहीं, ये बात तो नहीं हुई है कि भारत की तरफ आना है। ये उन्होंने कहा खुल के पैनल पर मेरे साथ, कहाँ पर हम चाहते हैं भारत मदद करे। बिल्कुल शर्मा साहब की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहे हैं, क्योंकि उनको ज़मीनी हकीकत पता है। देखिए, मैं आपको एक चीज कहता हूँ प्रवीण जी, कर्नल साहब, देखिए मैं, जैसे कर्नल साहब ने कहा 33 लाख लोग, देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि 33 लाख लोगों के दिलों में तो मैं नहीं हूँ। लेकिन जो अभी जैसे जिन लोगों से मेरा मतलब अपना यहाँ पे एक से वो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना, ऐसा नहीं कि आप मानेंगे इस वक्त जितने यहाँ लोग हैं 33 लाख लोग, सबके सब इस वक्त चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हालात ऐसे, यहाँ पे बहुत सारे लोग, वो लोग के भी यहाँ पे लोग बैठे हुए, क्योंकि जो मतलब वो लोग को खबर पहुंचाते हैं यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर एक चीज वो लोग तक ही जाती है, पाकिस्तान सरकार तक। यहाँ के लोग, यहाँ वो भी लोग बैठे हैं जो वो लोग को बोलते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें तो आ रही है, हम इसलिए, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, मुझे मतलब कितने लोग, मतलब कई लोगों से आई है धमकी, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैंने अभी जैसे निपुण जी ने कहा कि मैं वाहिद इंसान हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ का, जिसने मतलब बुक लिखी है अभी, और बुक में मैंने प्रॉपर जिक्र किया, हम जो है हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान का हिस्सा थे और रहना चाहते हैं। मैंने बुक में भी जिक्र किया। बुक जब आप अभी जब बुक पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि मैं, देखिए मरना तो एक दिन है, मुझे उसका डर नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के जो बेचारे लोग, मैं ये मानता हूँ कि हम में कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स या ज्यादा लोगों के सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं उनकी तरफ से ऐसी आवाज, जो कर्नल शर्मा बार बार कह रहे हैं, वो ये है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो मांगों को उठा रहे हैं, उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बीच में एक बार आया था कि अगर नहीं माना तो फिर हम बॉर्डर की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे करके डरा जरूर रहे थे पाकिस्तान को, वो भी धमकी नुमा कि हम चले जाएंगे अगर नहीं माना तो। दिल नहीं है। जानती है आप प्रवीण जी, इतना ध्यान रखिए, क्योंकि जब से आप कह रहे मिर्जा जी ने कहा, अभी एक बात बताइए आप, अगर पाकिस्तान को, वहां से पाकिस्तान सरकार को, आसिफ मुनीर को ये डर नहीं हुआ होता कि ये भारत के साथ जाने के लिए तैयार है, वो यहाँ पे रेंजर्स को नहीं भेजता। उसने पूरे जो बॉर्डर है, बॉर्डर के एरिया में पूरे रेंजर्स को बिठा दिया है, ताकि भाई कोई मूवमेंट ना हो वहां पे। वो भी जानता है इस बार, हर एक चीज वो जानता है कि इस बार पाकिस्तान की खैर इस बार नहीं है। ये जो हमारी इस बार लोग जो सड़कों पे निकले, ये इस बार जीत के ही, आजादी लेके ही रहेंगे पाकिस्तान से, ये कंफर्म है।
पाकिस्तान बार आर्मी रुकने का वाले सीधा नहीं। हिसाब किताब है, वहां व्यवसायी बैठे हुए हैं, वहां कोई देश के बारे में थोड़ी सोच रहे हैं, वो तो राजनीति जितने दिन तक समेट अब सकते समेट लेंगे। 6 से 700 लोगों को आपने गिरफ्तार किया, 100 के ऊपर लोगों को आपने मार दिया, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को आपने मारा, औरतों को मारा, इससे ज्यादा इंसानियत का तो ना क्या होगा? आज की बातचीत में मुझे बहुत सारे विषय मिले। डॉक्टर स्वरूप, अभी आपको अगर पीओ और सुन रही है और सुनेगी और इंटरनेट पे और ज्यादा सुनेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। आप मुझे बताएं, पीओजेके की जनता, वहां के लोग सुन रहे हो, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि ये आपकी भलाई के लिए है, ये करो, इससे आपको सचमुच वो जश्न आजादी जो आप कह रहे हो वो हो पाएगा? देखिए प्रवीण जी, जो 12 इंच की बात करते हैं, 4.36 फ्लैग्स बनते हैं जो कश्मीरी विस्थापित है वहां पे, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन रखा गया, और 33 जो सीट्स है उनके लिए 33 लाख लोग हैं। कुल मिला के जो मैं कह 37 लाख इनकी पॉपुलेशन है। जब तक उस पॉपुलेशन में 35 से 36 लाख लोग एक साथ नहीं होंगे और उनकी आवाज एक साथ होकर बुलंद नहीं होगी, और ये पूरे के पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाएगा कि अत्याचार इस लेवल तक हो गया है, और इंडिया को ये डायरेक्टली को अप्रोच करना और इंटरनेशनल लेवल पे ये कहना कि हम इंडिया के ही पार्ट थे और अब जो है वहाँ पे हमारे को अलग रखा गया था इतने सालों तक, हम वापस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो रेफरेंडम ये अपना खुद क्रिएट कर लें। उस रेफरेंडम को क्रिएट अगर ये करते हैं, ये अपनी इंटरनेशनल और शांति से करें, क्योंकि इस पर देखने के आज के इंटरनेट के माध्यम से इतनी चीजें हैं, इतने आपके वेज एंड मीन्स है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंच सकते हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन सामने ला सकते हैं। इसको आवाज को अपने सामने लेकर के आए। जब ये आवाज सामने आएगी, डेफिनेटली इंडिया की तरफ से ये हमारा ही अंग है, ये हमारी भाई है, मगर जब तक ये अपनी पूरी 99% तक की पॉपुलेशन जब तक नहीं बोलेगी, तब तक इंडिया का इसके अंदर इंटरवेंशन करना बिल्कुल भी सही नहीं है और ना ही हो पाए। जी, निपुण जी ने तो बताया कि एक बड़ा यहाँ पर एक आप लोगों को कैंपेन चलाना चाहिए, या आप लोगों को तस्वीरें, अपनी मांग पत्र, ये सारी चीज़ें पहुँचाना चाहिए, जगह जगह पहुँचाइए। हम लोग देखिए साथ में हैं, हम तो चाहते हैं, और इसकी वजह ये नहीं है कि मतलब सबके अपने अपने मसले होते हैं कि पीओके को तो हमने हमेशा, पीओके ही नहीं है, हम तो जब अपने भारत का नक्शा देखते हैं तो हम कभी सोच भी नहीं सकते, बहुत सारा हिस्सा है, उस पर कभी और डिटेल में बात करेंगे कि काफ़ी सारा हिस्सा है। हम तो जिस हिस्से की बात कर रहे हैं वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो शर्मा सर, चलते चलते आप भी मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको लगता है कि ये चुनाव के बाद भी स्थितियां ये रहने वाली हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा इंतजार करूंगा और मुझे लगता है कि चुनाव के बाद मामला ठंडा हो जाएगा? देखिए साहब, ऐसा है कि मैंने पहले भी बताया था आपके सेगमेंट के अंदर हफ्ता पहले कि इस समय जो है पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान आर्मी का बोलबाल है। पाकिस्तान आर्मी किसी आंदोलन को, किसी डिमांड को एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखती है, और वो सिक्योरिटी थ्रेट को जो है बलपूर्वक जो है शांत करती है। इस समय जो है मेरे दिमाग के अंदर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्या ये एक राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, क्योंकि 27 जुलाई को तो इलेक्शन भी होने लगे हैं, और दूसरा मेरे दिमाग में आता है कि शायद जो है इनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और ये इतने दिनों का, इतने बरसों का जो गुस्सा था उसे जो है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडरों ने जो है ठीक रास्ता दिखाया। मैं ये बात समझ गया सर, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि अब समय समाप्ति हो गई है, लेकिन एक बात तो बहुत स्पष्ट तौर पर समझ में आ गई है कि ये इसकी वजह, इसकी जड़ में कुछ भी रहा हो, ये जिस स्वरूप में अभी आ चुका है, इस स्वरूप को संभालना अभी पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और अगर सुहेल भाई जैसा कह रहे हैं और वहां पर कुछ एक्टिविस्ट, कुछ अच्छे लोग ऐसा चाहते हैं कि वहां की जमीन का, वहां के लोगों का सचमुच हित हो, वहां के लोगों को उनके अधिकार मिले, संपन्नता हो, विकास हो, तो वो इस पर विचार करेंगे, और ये विचार वहां की जनता को करना है। जैसे सरकार चुनते हैं वैसे अपना निर्णय लेना है उनको, तो वो निर्णय क्या होता है तो आने वाले समय पता लगेगा। लॉन्ग मार्च का क्या फायदा होता है, लॉन्ग मार्च कहाँ तक जाता है, उसका दमन करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले कुछ दिनों में अनफोल्ड होंगी। लेकिन आज की चर्चा के लिए कर्नल शर्मा आपका धन्यवाद।
डॉक्टर स्वरूप आपका धन्यवाद, निपुण जी आपका धन्यवाद। सुहेल भाई, आप जानकारियां ज़रूर पहुंचाइएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क में रहती है तो आप उनको ज़रूर जानकारियां पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बात इंडिया की में आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात पीओके के मसले पर हुई है और इस महत्वपूर्ण बात में सीधी सीधी बात यह निकल कर आई है कि वहां के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से प्रेरित होकर यह सारा घटनाक्रम या आंदोलन चल रहा है या सचमुच ये मांग बहुत आगे जाएगी। इसका लब्बो-लुबाब ये निकल कर आया है कि निश्चित तौर पर इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, उन लोगों की अपनी परेशानियां, अपनी मांगे हो सकती हैं, मूलभूत सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन जो स्वरूप इस समय देखने को मिल रहा है आंदोलन का, वो एक लंबी और बड़ी लड़ाई की तरफ इशारा करता है। हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।